Welcome to the new session of class 12th Political Science Chapter 1st The Challenges of Nation Building। मैं रविंद्र कोड़िया स्वागत करता हूं आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हाउ डिड इंटरिम गवर्नमेंट प्रिवेंट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। बोला कि किस प्रकार से भारत में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने से, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होने से किस प्रकार से रोका। ये है हमारा आज का टॉपिक। हम आपको पता है हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम आपको चैप्टर को उठा क्यों नहीं रहे। हमने क्या किया कि पिछले 5 साल के CBSE बोर्ड के क्वेश्चन पेपर सारे पढ़ लिए और उन सारे क्वेश्चन को हमने क्या किया, हर चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिए। मतलब चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमने 19, 20, 21, 22, 23, 24 इंक्लूडिंग कंपार्टमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं इन सबका पूरा कहना क्लब कर दिया। अब इसमें क्या किया, हर चैप्टर के ना 2019 में कौन सा क्वेश्चन आता है, 20 में कौन सा, 21, 22, 23, 24 ऐसे करके ना सारे क्वेश्चन को चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने उसको छांट लिए और बोला कि जो चैप्टर के सीक्वेंस में जिस प्रकार से जो क्वेश्चन आता रहेगा, ऐसे में क्या कि हमारे पास में एक बहुत बड़ा पुलिंदा तैयार होगा सवाल होगा। हमने क्या उन सारे सवालों को क्वेश्चन आंसर इन पूरी की पूरी बुक को आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया और उनको हम सारे के सारे ऐसा पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर जितने भी जो टॉपिक करवा रहे हैं ये सारे के सारे बोर्ड में पूछे हुए सवाल हैं। और रही बात आपकी वो सवाल की सर जो नहीं पूछे फिर अगले वो टॉपिक छोड़ नहीं, हम सारे टॉपिक करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर में कवर हो रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर में कवर करेंगे। जो कहीं ना कहीं छूट गया, जो क्वेश्चन आंसर में कवर नहीं हो रहा उसको भी हम बाद में लास्ट में अलग से ले लेंगे। इसके अलावा कई चीज़ें क्या होती है ना कि बीच में छोटी छोटी चीज़ होती है जो आपके छोटे MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे जो वेरी शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं ना उनका हम एक लास्ट में एक अलग से एक सिंगल वीडियो बनाएंगे। क्या, इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक्स। जैसे कि एक सवाल ये भी आता है क्या कि आपने मेरी रील भी देखी होगी रिसेंटली जो हमने डाली थी यूट्यूब शॉर्ट्स पर। उसमें क्या डाला था हमने कि 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी कहाँ पर थे, वो थे आपके कलकत्ता में। क्यों? क्योंकि पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस हो रहा था। इसके पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था किस प्रकार से हिंसा को कम करने के लिए गांधी जी कलकत्ता जाएंगे। इसी प्रकार से छोटे अलग अलग सवाल जैसे सादत हसन मंटो की उस आपके ना जो लिखा हुआ है ना उसका नाम क्या है। इसके अलावा अमृता प्रीतम कौन सी मैगजीन की आपके एडिटर है। ऐसा करके क्या है हम वो सारे छोटे छोटे जो सवाल होंगे उनका एक अलग से सिंगल वीडियो बना लेंगे। ऐसा डाल देंगे किसने क्या लिखा वगैरह, कौन से सुबह आज़ादी किसका लिखा हुआ है, ऐसा करके। इसके अलावा आपका जो है ना कि मेघालय असम से कब अलग हुआ, ऐसा करके सारा का सारा लेंगे। अभी क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जितना भी पॉसिबल है सारा का सारा हम इसके अंदर ले रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। सरदार पटेल। सरदार पटेल प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन negotiating with the rulers of the princely states firmly but diplomatically। बोला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश को एकजुट करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, यूनाइट करने के लिए बहुत ही ना ऐतिहासिक रोल निभाया है। ठीक है ना, ऐतिहासिक रोल निभाया है जिसमें इनका मेन काम क्या है, नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। बोला कि जहाँ पर भी ना देसी रजवाड़े हैं, देसी रियासतें हुआ करती थी उस समय पर, उन देसी रियासतों के राजाओं से बात कुरा करके नेगोशिएशन करना है। मतलब उनके साथ में ना बातचीत करनी और बातचीत करके क्या करना है, उनको हमारे देश के साथ, हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल करवाना, साथ में लेकर के आना। क्योंकि ना जब अंग्रेज हमारे यहाँ से जब जा रहे थे ना, जब वो आए थे उन्होंने क्या कि हमारे यहाँ पर आए, धीरे धीरे के हमारे यहाँ पर कब्जा कर लिया। ऐसे में क्या किया, उस समय पर हमारे यहाँ पर 3 तरह की ना क्षेत्र बन चुके थे। एक वो था ब्रिटिश इंडिया जिसको ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया था, पूरा उनके कंट्रोल में आ चुका था। पहला था वो वैसा। दूसरा क्या होगा कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको क्या बोला कि आप हमारे शासन के अंदर रूल करो, लेकिन आपके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल हमारा होगा, लेकिन आपको स्टेट की ऑटोनॉमी होगी अपने हिसाब चलाने की। तीसरा थे आपके कमिश्नरेट जहाँ पर सीधा का सीधा है ना जो बड़ा अंग्रेज अधिकारी होता था वो पूरे ना उसको संभालता था। जैसे हमारे पास 4 कमिश्नरेट थे, ABCD, A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग, D फॉर दिल्ली। ये वो कमिश्नरेट से जहाँ पर कंट्रोल होता है। ऐसे में जब वो गए तब उन्होंने क्या बोला कि हमारे यहाँ पर है ना जो पार्टीशन के बाद में ना देश ऑलरेडी ना डिसाइड हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान। उन्होंने क्या किया, इसको और ख़राब कर दिया। कैसे बोला कि जिसको भारत में रहना है वो भारत में रहिए, जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जा सकता है।
और बोला कि जिसको अपना इंडिपेंडेंट खुद की अलग कंट्री बनानी है वो अलग कंट्री भी बना सकता है, हमारी तरह से सभी लोग फ्री है। इस वजह से क्या हुआ कि ये ना सरदार बोला हमारे भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई कि इनको सबको साथ में जोड़ करके रखना, सबसे बड़ी चुनौती बनी इनको सबको साथ में जोड़ करके रखना। ऐसे में हमने क्या किया, फिर बाद में इस पर बहुत मुश्किल से मतलब है ना कि बोला सबसे जो मजबूत जो आदमी चाहिए जो इस काम करने में सबसे महारत इसको हासिल होगी, तो बोला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनको दिया। तो बोला कि ना सबको शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ना ब्रिटिश इंडिया तो सीधा मिल गया हमें, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको शामिल करना पड़ेगा। और प्रिंसली स्टेट्स को शामिल करने के लिए उनको है ना एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने पड़ेंगे, उसका नाम होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जब साइन करेंगे तभी उसके बाद में यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल हो सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, जब तक किसी ने भी ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया प्रिंसली स्टेट ने, उसके ऊपर इंडिया अपना क्लेम नहीं कर सकता है। इसीलिए ना ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कराने में बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे फर्मली, बड़ी कठोरता से भी करेंगे और डिप्लोमेटिकली भी करेंगे। दिखाओ ना कि फर्मली बट डिप्लोमेटिक, मतलब पूरे कठोरता के साथ, मतलब ना एकदम मजबूती के साथ में ये हमें करना, इनको हमारे अंदर शामिल करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे साम दाम दंड भेद, जो जैसा बन रहा है वैसा करना पड़ेगा। और डिप्लोमेटिकली मतलब कूटनीति का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी। आप जितना ज़्यादा डिप्लोमेटिकली सॉल्यूशन ढूंढोगे तभी आपको बेहतर होगा। क्यों? आप यूनिलेटरली सिंगल हैंडेडली कुछ नहीं कर सकते हैं। कई बार आपको थोड़ी बहुत कंसेशन भी देनी पड़ेगी, है कि नहीं? क्योंकि ना आपको उनको शामिल करवाना है, साथ में लाना है। अभी साथ में लाने के लिए आपको कुछ लालच लोभ तो देना ही पड़ेगा, और डिप्लोमेटिकली सारा का सारा गेम खेलना पड़ेगा। इसलिए बोला कि इस मामले में ये इनसे बेहतर कोई नहीं होगा हमारे पास में, तो इनको दिया सारा का सारा काम। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बोला कि बहुत ही जटिल काम था ये। इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, बहुत ही जटिल काम था ये। कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन, बिल्कुल सही कहा कि बहुत समझदारी से सोच समझ कर ये ना सामने वाले को समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वो नहीं मानेगा। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर लीजिए, क्या देयर वर 26 स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज, सॉरी स्मॉल स्टेट्स। बोला कि 26 छोटे छोटे स्टेट्स थे। कहाँ पर? उड़ीसा में। बताओ, उड़ीसा के अंदर छोटे छोटे 26 स्टेट्स है। इसके अलावा सौराष्ट्र। लेट्स टाइम फॉर अ चेंज। देखते हैं कि ब्लू दिखता है कि नहीं दिखता है। एक तो क्या इंक थोड़ी इसकी है ना हल्की है, इंक नहीं लेकर आनी पड़ेगी मुझे। गुजरात में 14 बड़े बड़े स्टेट्स है और 119 छोटे छोटे स्टेट्स है। कहाँ पर? गुजरात के भी किस में? सौराष्ट्र में। एंड नंबरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ देखो, तो बोला कि काम, इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। बोला कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, जितना जटिल है। आपको क्या लग रहा है कि आप जाओगे, बोलोगे कि आप हमारे साथ में आ जाओ, वो आ जाएंगे आपके साथ में? बोला ये जितना आसान दिखता है ना उतना आसान है नहीं, उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसके अंदर। बोला कि आप जाओगे और मान लो उन्होंने मना कर दिया तो आपको वो ऑफर करना पड़ेगा, आपको वो चीज़ें ऑफर करनी पड़ेगी जिसमें वो एग्री कर जाए बंदा। सॉरी, वहाँ का राजा उस चीज़ को लेकर एग्री कर, हाँ कि मैं आपके साथ आने। बोला कि बहुत ही जटिल काम है। क्यों? क्योंकि सामने जितना भी रेडी है काउंटर ऑफर लेकर के, वो कई लोगों, जैसे ना जूनागढ़ के राजा का तो सीधा ब्लैंक चेक दे देगा, बोला कि तुम मेरे साथ में जाओ, अब ये रहा चेक, इस चेक के अंदर मैं साइन भर देता, साइन कर देता, अमाउंट तो अपनी मर्जी से भर लेना, और आपको जो मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए, जो जैसा चाहिए वो सारा का सारा देंगे। बताओ, आपको जो बनना है वो हम बढ़ा देंगे, लेकिन आप क्या करो, एक जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ में जोड़ लो। ऐसे ना बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स को है ना मोहम्मद अली जिन्ना ऑफर करेगा। इसलिए ना ये टास्क बहुत ज़्यादा जटिल हो चुका है। क्या कि सामने वाले के ऑफर को मैच करना है, उसके ऑफर को कैसे भी करके रिजेक्ट करवाना है और अपने ऑफर को एक्सेप्ट करवा करके उसको अपने अंदर शामिल करवा लेना। मतलब ये काम एक नहीं, इसके अंदर मल्टीपल काम करने पड़ेंगे आपको। मतलब सिर्फ जोड़ने के लिए आपको बहुत सारी ना गणित बिठानी पड़ेगी एक साथ में। इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन। स्किलफुल का मतलब क्या होता है कि बहुत ही चालाकी से, बहुत ही होशियारी से, बहुत ही समझदारी से। परसुएशन का मतलब था सामने वाले आदमी को समझाना। तो बोला कि बहुत ही होशियारी से, बहुत ही समझदारी से सामने वाले को समझाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, क्या बोला कि ना देयर वर
26 स्मॉल स्टेट्स इन टूडेज ओडिशा। बोला कि ना जो आज का हमारा जो उड़ीसा राज्य है, जब है ना इसको हमने भारत में शामिल किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा, उस समय पर इस ओडिशा के अंदर 26 छोटी छोटी किंगडम या रियासतें हुआ करती थी। बोला अब सोचो एक ओडिशा को जोड़ना तो आसान है, बोला कि उस ओडिशा के अंदर क्या 26 अलग अलग छोटी छोटी प्रिंसिपलिटी, बोला कि सबको इंडिविजुअल मतलब कभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 26 के 2600 के पास में जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मतलब एक ही चीज़ कितनी बार रिपीट करनी पड़ेगी, सबको एक ही बात समझानी पड़ेगी, सबको अलग अलग ऑफर देने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हो कि आपके मतलब आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, किसी को भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट दे दिया तो बोलेगा आपने तो उनको ये दिया था, आप हमें ये दे नहीं रहे। तो मतलब है ना जब हम किसी एक को ऑफर भी करें तो हमें क्या करना, बाकी के लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि किसी को ये पता चला कि मैं इनको ये ऑफर कर रहा हूँ बाकी को नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे में जो साथ में आने वाले वो नहीं आएंगे। तो बोला कि बहुत ही चतुराई से चालाकी से सारा का सारा काम करना पड़ेगा। मतलब ये इतना मुश्किल काम है ना कि मतलब आप ऊँट के मुंह में जीरा ढूंढ रहे हो, है कि नहीं, आप ऊँट के मुंह में जीरा ढूंढ रहे हो, कहाँ से मिलेगा आपको, इतना मुश्किल काम है। ठीक है, और बोला कि ना ओडिशा में तो छोटी छोटी 26 रियासतें हुआ करती थी, लेकिन सौराष्ट्र जो कि गुजरात में आता है, सौराष्ट्र जो कि गुजरात में आता है, वहाँ पर 14 बड़े बड़े स्टेट्स, मतलब 14 बड़ी बड़ी रियासतें और 119 छोटी रियासतें। बताओ गुजरात के अंदर 14 बड़ी, और पूरा गुजरात नहीं है भाई, गुजरात में भी कौन सा सौराष्ट्र है, गुजरात का एक हिस्सा है, गुजरात का भी एक हिस्सा है सौराष्ट्र। और बोला कि सौराष्ट्र के अंदर, गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में, सौराष्ट्र क्षेत्र में 14 बड़े बड़े स्टेट्स और 119 छोटे छोटे स्टेट्स। अब बताओ गुजरात कितना बड़ा है, ये सौराष्ट्र की बात है, सौराष्ट्र का बड़ौदा है, बाकी और भी तो है ना। तो बोला उन सब जगह पर है ना, सबको वहाँ पर भी और अलग अलग प्रिंसिपलिटीज होगी। तो बोला इतना सारा इतना बड़ा बड़ा काम इनको करना है। एंड न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिशन, बोलो इनके अलावा और भी छोटी छोटी ना इकाइयाँ हैं, गांव हैं, शहर है, जो भी क्या अपने आप में इंडिपेंडेंट थी उस समय पर, उनको भी साथ में लेकर के आना है। मतलब इंडिपेंडेंट तो मतलब कैसे थी, मतलब उनको भी साथ में जोड़ना पड़ेगा, उनको साथ में नहीं जोड़ेंगे तो वो किसी और के साथ में जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो किसी भी रियासत का हिस्सा नहीं है और ना ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा है। तो बोला ऐसे में उन छोटी छोटी ना प्रशासनिक इकाइयों को भी साथ में लेकर के आना। सोचो कितना मेहनत काम है, कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है, कितना कन्फ्यूजन भरा काम है। बोला कि ऐसे में इस काम को करना अपने आप में ये मतलब ये काम करना है, ये सोच करके हमारे मन के अंदर क्या लगता है कि कितना जटिल काम है, ये आदमी तो कर भी रहा है। तो बोला कि किस प्रकार से सरकार अपनी पूरी की पूरी कोशिश करेगी। सरकार ने क्या बोला कि 3 अप्रोच ली। बोला सरकार ने क्या बोला, इन प्रिंसली स्टेट्स को सबको शामिल करने के लिए हमें ना एक है ना रोड मैप बनाना पड़ेगा, हमें एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया, इसके अंदर 3 अप्रोच ली। सरकार का अप्रोच कैसा था, देखो यहाँ पर, गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज गाइडेड बाय, निर्देशित, गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशंस। बोला कि सरकार ने ना भारत में इन देशी रियासतों को साथ में शामिल करने और भारत के टुकड़े होने से रोकने के लिए ना 3 जो आपके ना जो 3 विचार मतलब क्या कहते हैं कैसे कि जो काम करने का जो तरीका था उसमें इन्होंने बोला कि 3 मेन पॉइंट रखे, कि इन 3 मेन पॉइंट पर फोकस रख करके ही हमें सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स को हमारे साथ में जोड़ना है। ठीक है ना, तो पहला अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ। फर्स्ट, पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर स्टेट्स क्लियरली वांटेड। बोला कि ना जो पहला क्या बोला कि जो है ना प्रिंसली स्टेट मतलब देशी रियासतों के जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका क्या कहना है, दे क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। बोला कि हमारा काम करने का जो मोडस ऑपरेंडी होगा, जो काम करने का जो तरीका होगा, उसमें बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स होंगे। तो पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारा ऐसा मानना है, हमें ऐसा पता चला है, क्या पता चला है कि ज़्यादातर देशी रियासतों की जितनी भी जनता है उन सब की एक ही डिमांड थी, उन सब की एक ही ज़रूरत थी, वो एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे थे, क्या कि उन्हें क्या करना है, उन्हें भारत संघ का उन्हें क्या करना है, उन्हें
इंडियन यूनियन का क्या बनना है, हिस्सा बनना है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम किसी के साथ में गलत नहीं कर रहे हैं, हम किसी की भी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो आवाम की जो आवाज़ है, आवाम की जो ज़रूरत है, जो मांग है, डिमांड है, कौन सी डिमांड, कि हमें भारत का हिस्सा होना है। हम सिर्फ और सिर्फ आवाम की बात को सुन रहे हैं और आवाम के का जो फैसला है उस फैसला का ही पालन कर रहे थे। तो ऐसे में हम जो कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का ना गलत इंटेंशन नहीं है, बल्कि हम जनता की ही बात को मानते हुए उनको अपने साथ में शामिल कर रहे हैं। और हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई ना छल कपट प्रयोग नहीं कर रहे, बल्कि उनके साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाने के बाद ही उसको हम भारत के संघ का हिस्सा बना रहे हैं। तो ऐसे में किसी पर भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हाँ, हालांकि हम उनको आग्रह करते हैं, हमारे आग्रह पर वो कागज़ पर साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, तभी जा करके वो हमारे देश का हिस्सा। सेकेंडली द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर्ड, तो सेकेंडली द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल, flexible in giving autonomy, in giving autonomy to some regions, accommodate plurality, accommodate plurality and adopt flexibility and adopt flexible approach in the demands of the रीजन। बोला कि दूसरा इनका जो तर्क था हमारे देश की सरकार का, दूसरा तर्क क्या था कि देखो गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल। बोला सरकार इस बात के लिए तैयार है कि वो लचीली है। लचीली का मतलब है ना, वो अपने रुख में कठोर नहीं है, बल्कि अपने रुख में ना हल्का ऊपर नीचे करने के लिए तैयार है, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। लचीलापन है सरकार के रुख में। फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी, बोला अगर किसी प्रिंसली स्टेट, अगर किसी देशी रजवाड़े को अगर उसको है ना ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब स्वायत्ता चाहिए, मतलब वो कि मतलब है ना भले ही वो भारत का हिस्सा बन जाए, लेकिन अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो राज कर रही है वहाँ पर उसको कुछ अधिकार मिलने चाहिए, ताकि वहाँ पर वो अपने अनुसार शासन कर सके, रूल कर सके, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिनिमम होगा। तो बोला कि हम वो भी तैयार है उसके लिए कि आप बस साथ में आ जाओ, आपको जो भी ना अपने किंगडम के अंदर, अपने स्टेट के अंदर जिस प्रकार से भी ना शासन करना है, हम आपको उसके अंदर कुछ छूट देने के लिए तैयार हैं, बस आप इसके अंदर शामिल हो जाओ। तो पहले बोला कि फ्लेक्सिबल है, आपको स्वायत्ता देने के लिए, ऑटोनॉमी देने के लिए, टू सम रीजन्स, अकोमोडेट प्लूरैलिटी। अकोमोडेट का मतलब था शामिल करना, सम्मिलित करना। तो बोला सरकार शामिल करने, सरकार क्या कर रही है, अकोमोडेट प्लूरैलिटी। बोला कि जितनी भी अलग अलग प्रकार की जो भिन्नता है, चाहे वो सांस्कृतिक स्तर पर हो, भाषा के स्तर पर हो, क्या बोलते, संस्कृत हो गया, भाषा हो गया, कल्चर वाला हो गया, हर किसी भी स्तर पर अगर आपकी अलग अलग भिन्नताएं हैं कि मतलब जैसे देखो ना कि कोई गुजराती, कोई मराठी है, कोई उड़िया है, कोई बंगाली है, तो बोला ऐसे में क्या था कि चाहे आप किसी भी अलग अलग भाषा, धर्म, समुदाय से आते हो, उन सभी को हम शामिल करने के लिए तैयार है पूरी भावना के साथ में। एंड अडॉप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच, और बोला उसमें भी हम क्या करें, अडॉप्ट मतलब डालेंगे, धारण करेंगे, क्या फ्लेक्सिबल। बोला उसमें किसी प्रकार की कठोरता नहीं होगी, रिजिडिटी नहीं होगी, आपके लिए हम पूरी सहूलियत करने के लिए तैयार है इन द डिमांड्स ऑफ द रीजन। और बोला आपकी जो भी डिमांड, बोला हम आपके लिए पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, हम आपके लिए क्या है, एक इलास्टिक की तरह रहेंगे कि आप जैसा बोलोगे हम उस पर मुड़ने के लिए तैयार हैं, है ना। तो बोला कि आपको थोड़ी बहुत स्वायत्ता चाहिए, हम आपको स्वायत्ता देने के लिए तैयार हैं। आपकी जो भी कल्चरल डाइवर्सिटी, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बस आप साथ में आ जाइए। तो बोला कि दूसरा तरीका था, पहला तो उन्होंने क्या बताया कि जनता चाहती है, दूसरा वाला क्या बोला, हमारी जो काम करने का तरीका फ्लेक्सिबल होगा, आप जैसा बोलोगे हम उस आपकी डिमांड को सुनने के लिए तैयार है, आपको ऑटोनॉमी देने के लिए। तीसरा पॉइंट देखो क्या बोला है, इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन, इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल, टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। बोला तीसरा सीधा सिंपल है, क्या हमें अपने देश की, क्या बोला, हमें अपने देश की जो टेरिटोरियल है, टेरिटोरियल का मतलब होता है भौगोलिक क्षेत्र, जो आपके मतलब जो भौगोलिक क्षेत्र, जो जमीन है, बोला
तीसरा क्या है कि हमारे देश की जितनी भी सीमाएं हैं, किसकी सीमाएं, भौगोलिक क्षेत्र की, बोला हमारे देश की जितनी भी भौगोलिक क्षेत्र की सीमाएं हैं उन सबको हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या था, एकत्रित करना, जोड़ना है। एंड कंसोलिडेशन बोला कि जोड़ना, एकत्रित कर करके जोड़ना है। मतलब जो पहले हमारे हिस्से हुआ करते थे वो आज भी हमारे ही रहेंगे। बोला ऐसे में हम किसी को टूट करके अलग होने नहीं देंगे। क्यों? जूनागढ़ वाला क्या बोल रहा है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, कश्मीर वाला क्या बोल रहा है कि हरि सिंह वो कह रहा है कि मैं अपने लिए अलग देश बनाऊंगा, और फिर बाद में हमारे यहाँ पर जो हैदराबाद रियासत है वो क्या करे कि नहीं हम तो पाकिस्तान जाएंगे। तो बोला हमारे देश की जो टुकड़े हो रहे, जो अलग हो रहे, इनको अलग होने नहीं दे रहा है। ये सारा का सारा हमारा ही भौगोलिक क्षेत्र है, इनको पकड़ करके रखना है, जोड़ करके रखना है, कंसोलिडेट करके रखना है, इनको छूटने नहीं देना है। तो बोला हमारा तीसरा गाइडिंग प्रिंसिपल ये है। ठीक है ना। तो तीन कौन कौन से? पहला बोला कि जनता की डिमांड है, जनता की, आवाम की आवाज़ है कि वो भारत के साथ में रहे। दूसरा क्या बोला इसके अंदर, देखो यहाँ पर कि सरकार फ्लेक्सिबल है उनको ऑटोनॉमी देने के लिए। और तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम चाहते हैं कि जो भारत की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उनको एकजुट, इंटैक्ट रखे, इकट्ठा रखे, उनको किसी भी प्रकार से बिखरने नहीं दे, अलग नहीं होने दे। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। पीसफुल नेगोशिएशंस हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। बोला शांतिपूर्वक तरीके से। कैसे? बोला जोड़ेंगे कैसे? इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन कैसे करेंगे हम? पीसफुल नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस मतलब है ना उनके बीच में जो कुछ भी होगा सारा घटनाक्रम कैसे होगा? शांतिपूर्वक तरीके से होगा। हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, बोला कि लगभग सभी के सभी जो स्टेट्स है इनटू इंडियन यूनियन। बोला कि इतना शांतिप्रिय तरीके से किया, हमने किसी के ऊपर भी ना ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करी। हाँ वो एक अलग बात है कि हमने हैदराबाद में जो किया वो ऑपरेशन पुलिस हमें चलाना पड़ा ना, सॉरी ऑपरेशन पोलो में चलाना पड़ा। उसके पीछे कारण भी है, आपको भी पता है, क्योंकि ना आगे आने वाला एक टॉपिक पूरा हमारा हैदराबाद का होगा, मैं वहाँ डिस्कस करूँगा, यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ पर मेन वही बात कर रहे हैं। तो बोला कि ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शांतिपूर्वक तरीके से सारी की सारी बातचीत, वार्तालाप करी, और लगभग, ब्रॉड मतलब लाना, ब्रॉड का मतलब क्या था? लाना। लगभग, बोला कि लगभग सभी स्टेट्स को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ की वजह से। रूलर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइंड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड, मैंने पहले भी बताया था जितने भी राजा हैं इन सबको क्या करना पड़ेगा? एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा, क्योंकि ना हम जो भी काम करेंगे सारा का सारा काम लीगल है, वैलिड है, किसी प्रकार का इसमें छल कपट नहीं है। साइंड अ डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू बिकम पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो बोला कि जितने भी ना प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे उन सब को जब हमने राजी करके, मना करके अपने साथ में जब जोड़ा, तब उसके लिए भी हमने क्या किया? लीगल प्रोसीजर का साथ लिया। लीगल क्या बोला कि उनको अपनी स्वेच्छा से जोड़ा, किसी प्रकार के जोर जबरदस्ती से साथ में नहीं जोड़ा। तो हमने क्या किया? इनके साथ में ना एक डॉक्यूमेंट साइन किया, और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और बोला इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने के बाद ही क्या हुआ कि वो जो जितने भी जो प्रिंसली स्टेट्स है वो भारतीय यूनियन का हिस्सा बन गए। तो बोला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइन बाय द ज्वाइनिंग प्रिंसली स्टेट्स, साइनिंग बाय द ज्वाइनिंग प्रिंसली स्टेट्स अपॉन बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो वो जब साइन करते हैं तो अपना कंसेंट देते हैं। क्या कंसेंट देते हैं? कि हाँ मैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से भारतीय संघ का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, और मुझे किसी भी प्रकार के साथ में, मेरे साथ में छल कपट या जोर जबरदस्ती नहीं की गई है, मैं अपनी स्वेच्छा से इसका हिस्सा बन रहा हूँ। और अब से हमारे इस क्षेत्र में ना भारतीय संघ मतलब यूनियन ऑफ इंडिया के नियम लागू होंगे, और इसको लेकर के मेरी पूरी सहमति है। मतलब वो पूरा सारा लिखा हुआ इसके अंदर, तब जाकर क्या होगा कि हमारे ये भारत का हिस्सा बनेगा। तो ये था देखो हमारा आज का टॉपिक, क्या कि किस प्रकार से जो अंतरिम सरकार है इसने भारतीय गणराज्य को भारतीय गणराज्य को इसके जो अलग अलग जो डिवीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारतीय गणराज्य के जो अलग अलग टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को रोकने के लिए, मतलब इनके विघटन होने से रोकने के लिए, जोड़ करके करे रखने के लिए, किस प्रकार से इनको प्रिवेंट करने के लिए किस प्रकार से अलग अलग ऑफर दिए और इसको बाद में भारत में शामिल किया। तो ये थी हमारी आज की क्लास।
अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आपको पता है कि आपको लाइक का बटन प्रेस कर देना है। और इसके अलावा आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में जिनका हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस है उन सभी लोगों तक हमारे इस चैनल की रीच बढ़ाइए। आपका सपोर्ट ही हमारे चैनल को आगे ग्रो कर सकता है, ठीक है ना। तो इस चैनल को शेयर कीजिए उन लोगों के बीच में जिनको ज़रूरत है। क्लास 10th SST कंप्लीट, क्लास 12th हिस्ट्री, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इनके अलावा आपको हमारे पिछले जितने भी वीडियोस देखने हैं उन सारे वीडियोस को आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर चैप्टर, हमारी प्लेलिस्ट कैसे है कि चैप्टर के साथ नाम के हिसाब से, चाहे वो 10th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो, हमने जितनी भी प्लेलिस्ट है सभी का नाम है ना चैप्टर के नाम के आधार पर रखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे चैनल पर आने वाले शॉर्ट्स ज़रूर देखिए। शॉर्ट्स क्यों देखने ज़रूरी है, बोला कि जितने भी MCQ टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं हम उनको सारे के सारे को शॉर्ट्स में अपलोड करेंगे। जैसे कि अभी है ना रिसेंटली हमने डाला था क्या कि 15 अगस्त 1947 के दिन महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे। इसी प्रकार से आने वाले और भी, जैसे सादत हसन मंटो वाला हो गया, अमृता प्रीतम वाला हो गया, ठीक है ना। ऐसे करके और भी हमारे जितने भी ना जो शॉर्ट्स होंगे ना कि MCQ टाइप के, उनको हम शॉर्ट्स के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे, ताकि क्या कि आप वो 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 15 सेकंड का जो वीडियो है उसमें आपका वो कवर हो जाए, ठीक है ना। तो कंटेंट हमारा आता रहेगा, आपको बेल आइकन पर प्रेस कर देना है ताकि आने वाले वीडियो का आपको इंटीमेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।